आईएएस प्रारंभिक परीक्षा 2017 संपन्न हो चुकी है और मैं आशा करता हूं आप सभी का क्वेश्चन पेपर काफी ठीक रहा होगा। काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको हमने या तो क्लासरूम में डिस्कस किया है, हिस्ट्री की क्लास में या इकोनॉमिक्स की क्लास में, और काफी सारे क्वेश्चंस वहां से पूछे गए हैं जो हमने करंट अफेयर्स की सीरीज आरंभ की थी। तो क्वेश्चन पेपर बहुत ज्यादा टफ नहीं था, फाउंडेशन वाला पार्ट भी काफी पूछा गया है और हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स से संबंधित जो क्वेश्चंस पूछे गए वो काफी इजी थे, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं थे। वो सब वही क्वेश्चंस हैं जो हमने पिछले एक साल में कोचिंग रूम में या क्लासरूम में बैठ करके डिस्कस किए। तो करंट अफेयर्स में टोटल हमारे वाले वीडियो से लगभग 20 क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे गए और उन क्वेश्चंस को मैं आपके समक्ष डिस्कस करना चाहूंगा और उन क्वेश्चंस का आपको रेफरेंस भी बताया जाएगा कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया है प्री परीक्षा में यह हमारे कौन से वीडियोस में से आया है और उस पर आधारित कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से डायरेक्ट पूछा गया है। कई क्वेश्चन तो ऐसे हैं उनकी लाइन टू लाइन हमारे वाले क्वेश्चन पेपर से डायरेक्टली उसको पिक किया गया, उठाया गया, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। तो आप ध्यान से सुनेंगे, 20 क्वेश्चंस को लगभग हम डिस्कस करेंगे जो हमारे वाले स्टडी मटेरियल से डायरेक्टली आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन नंबर जो 5 है, ये आईएएस प्री 2017 की डी सीरीज से है। तो डी सीरीज का पेपर मेरे पास है और इसमें जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्वेश्चन है निफ्ट से संबंधित पूछा गया है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड। तो क्वेश्चन नंबर 5 है निफ्ट और ये क्वेश्चन पूछा गया है। इससे संबंधित दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं यहाँ पर और पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि यह नीति आयोग का एक अंग है, दूसरा स्टेटमेंट है वर्तमान में इसकी कॉस्ट 4 लाख करोड़ है। तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। हमने जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके समक्ष डिस्कस किए थे उसमें बताया था कि ध्यान रखना यूपीएससी माइनर से बदलाव करता है। तो सेकंड स्टेटमेंट देखो इसका, ये 4 लाख करोड़ कर दिया है जबकि ये 40,000 करोड़ है। तो हमने जो क्वेश्चंस बनाया है उसमें यही आपको बताया है और पहला वाला स्टेटमेंट इसलिए गलत है, नीति आयोग का अंग नहीं है, ये भारत के वित्त मंत्रालय के अधीन गठित IIFCL इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का पार्ट है, उसके माध्यम से ही इसको रन किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, इसलिए का आंसर हुआ डी, ना तो 1 और ना ही 2। ये क्वेश्चन हमारे कौन से वाले वीडियोज में डिस्कस हुआ है और कौन सा क्वेश्चन हमने इस पर बनाया है, डायरेक्टली ये क्वेश्चन वहीं से पूछा गया है, इसलिए लाइन टू लाइन चीजों को वहीं से पिक किया है। अप्रैल 2016 के पार्ट 2 पर जो स्टडी मटेरियल हमने डिस्कस किया है उसमें निफ्ट पर हमने बहुत विस्तृत चर्चा की है और उसी पर हमने एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पेपर बनाया है। उसमें जो पहला क्वेश्चन है अप्रैल 2016 के पार्ट 2 पर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए गए उसका पहला क्वेश्चन इसी पर बनाया गया है, उसी की सेकंड वाली लाइन को इसने चेंज कर दिया है। तो मैं बार बार आपको यह कह रहा था कि यूपीएससी थोड़े से बदलाव करता है। तो मैंने जो क्वेश्चन पेपर बनाया है उसमें 40,000 करोड़ लिखा हुआ है और इसने उस पर 1 जीरो बना दिया है, उसको 4 लाख करोड़ कर दिया है, यानी गलत कर दिया है। इसी प्रकार यह क्वेश्चन बदले हुए रूप में हमने अगर 2016 के पार्ट 2 में भी डिस्कस किया है, आप इनको वहां से दोबारा सुन सकते हैं और क्रॉस चेक कर सकते हैं कि हम जो कह रहे हैं वो सत्य है, यहाँ पे गलत है। और इसी पर आधारित हमने अगर 2016 के पार्ट 2 से संबंधित एक क्वेश्चन पेपर बनाया है, उसमें क्वेश्चन नंबर 8 इसी प्रकार बनाया गया है, इसी प्रकार का है, उसमें थोड़ा सा बदलाव किया है और ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। इस प्रकार जो क्वेश्चन नंबर 5 है करंट अफेयर्स का, ये हमारे 2 वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं, इस पर 2 क्वेश्चन बना चुके हैं। आप इनको दोबारा से वीडियोस में क्रॉस चेक कर सकते हैं और इन क्वेश्चंस को आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाली सीरीज में चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यूएन हैबिटेट। तो डी सीरीज में क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है यूएन हैबिटेट से संबंधित और इससे संबंधित 3 स्टेटमेंट यहाँ पर दिए हुए हैं। स्टेटमेंट काफी बड़े बड़े हैं, मैं इनको पढ़ नहीं रहा तो आप इनको देख लेंगे। तो यूएन हैबिटेट से संबंधित हमने स्टडी मटेरियल डिस्कस किया हुआ है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाले वीडियो में। तो अंतरराष्ट्रीय संगठन से संबंधित जो हमने वीडियोस बनाए थे उनमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जो पार्ट 3 है उस पार्ट 3 में हमने यूएन हैबिटेट पर स्टडी मटेरियल डिस्कस किया हुआ है और उस स्टडी मटेरियल्स में काफी इंफॉर्मेशन आपको बताई गई है। उस इंफॉर्मेशन के आधार पर इस क्वेश्चन का आंसर आप पकड़ सकते हो। इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारे वीडियोस में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाले पार्ट 3 पर आधारित है, आप इसे वहां से क्रॉस चेक कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 34, चाबहार बंदरगाह। भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह में निवेश किया हुआ है और ये क्वेश्चन नंबर 34 है डी सीरीज का। और इसके संबंध में कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं और वो स्टेटमेंट 4 हैं, ABCD 4 विकल्प दिए हुए हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है ये और चाबहार बंदरगाह से संबंधित पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन हमने दो वीडियोज में डिस्कस की है और दो इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। और हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में से उस लाइन को डायरेक्टली उठा लिया है। मेरा दावा है कि आप इस लाइन को क्रॉस चेक कर लो। जैसी लाइन मैंने बनाई है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, वही सेम लाइन यूपीएससी में पूछी गई है। तो चाबहार बंदरगाह से संबंधित स्टडी मटेरियल हमने डिस्कस किया है मई 2016 के पार्ट 1 में और जुलाई 2016 के पार्ट 1 में। मई 2016 का जो पार्ट बने इसमें क्वेश्चन नंबर 7 आया है। उस क्वेश्चन नंबर 7 में हमने लाइन दी हुई है, उसको पढ़ो कि चाबहार बंदरगाह परियोजना से भारत को मध्य एशिया और अफगानिस्तान में प्रवेश का मार्ग मिलेगा। और यही लाइन डायरेक्टली पूछी गई है इसमें, यानी जो इसका ऑप्शन सी है वो इसका सही आंसर हुआ। अफगानिस्तान और मध्य एशिया में पहुंच के लिए भारत को अब पाकिस्तान पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। हमने यही लाइन अपने क्वेश्चंस में बनाई है। तो हमारे क्वेश्चंस को डायरेक्टली एक तरीके से कॉपी किया गया है या उसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करके पूछा गया है। तो 3 क्वेश्चन डायरेक्टली हमारे वीडियो से यहाँ पर पूछे गए। अगला क्वेश्चन लीगो, इस लीगो पर हमने डिस्कस किया हुआ है और ये क्वेश्चन नंबर 37 है इस डी सीरीज में। लीगो क्वेश्चंस को इसमें पूछा गया है। लीगो क्या है इसके बारे में 4 विकल्प दिए हुए हैं और हमने इसको डिस्कस किया है अगर 2016 के पार्ट 2 में, वहां से आप इसको सुन सकते हैं। और इस पर हमने क्वेश्चन बनाया क्वेश्चन नंबर 14, आप इस क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। इसने थोड़ा सा बदलाव किया हुआ है, अगर इसको आप ध्यान से सुनेंगे और क्वेश्चन की लैंग्वेज देखेंगे तब इसका आंसर निकल आएगा। लीगो लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी, तो एक वेधशाला है जो सूक्ष्म गुरुत्वीय तरंगों ग्रेविटेशनल वेव्स के अध्ययन के लिए बनाई गई है। तो यह वेधशाला अंतरिक्ष में एक स्पेस एंटीना बनाएगी। तो लीगो के अंतर्गत जो एंटीना बनाया जाएगा उसे इसने कहा है इवॉल्व्ड लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना। तो लीगो वेधशाला जो एंटीना बनाएगी उसे इसने पूछा हुआ है और हमने लीगो के बारे में ओवरऑल डिस्कस किया हुआ है और इस पर एक क्वेश्चन बनाया हुआ है। आप इसको हमारे वीडियो से और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से क्रॉस चेक कर सकते हैं। एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया है गुरुत्वीय तरंगों के अध्ययन के लिए, आंसर हुआ 37 का बी। अगला क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 डी सीरीज में विद्यांजलि योजना के बारे में है और विद्यांजलि योजना को हमने अपने वीडियोस में अगस्त 2016 के पार्ट 1 में डिस्कस किया है। आप इसे वहां से दोबारा सुन सकते हैं और इसी पर आधारित हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया है अगस्त 2016 के पार्ट 1 पर आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसी में पहला क्वेश्चन है विद्यांजलि योजना के बारे में और वही क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है। तो इसका विद्यांजलि योजना के बारे में आंसर हुआ ए, केवल सेकंड सही है, पहला और दूसरा गलत है। यानी सॉरी, पहला और तीसरा ऑप्शन इसका गलत हुआ। आंसर हुआ इसका केवल 2, यानी ए आंसर है डी सीरीज के अकॉर्डिंग। और विद्यांजलि योजना हमने बताया था, यह योजना भारत में सरकारी स्कूलों में समुदाय निजी क्षेत्र के व्यक्तियों का सहयोग लेने से संबंधित है। जो व्यक्ति सरकारी स्कूल से रिटायर हो चुके हैं टीचर के रूप में या जो कभी टीचर नहीं थे और सरकारी स्कूलों में अपनी सेवा देना चाहते हैं, वह विद्यांजलि योजना के अंतर्गत कार्य कर सकते हैं। भारत सरकार के एचआरडी मिनिस्ट्री ने माई गो पोर्टल नाम से योजना आरंभ की थी। आप हमारे वीडियो में सुन सकते हैं और क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। एज इट इज क्वेश्चन इस पर पूछा गया है, आप इसे क्रॉस चेक वहां से कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 उन्नत भारत योजना। उन्नत भारत योजना के बारे में हमने अपने वीडियोज में डिस्कस किया है। मार्च 2017 के पार्ट 2 पर हमने उन्नत भारत योजना का पूरा मैटर डिस्कस किया हुआ है और उसी पर हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए हुए हैं। उनमें से क्वेश्चन नंबर 18 मार्च 2017 के पार्ट 2 पर क्वेश्चन नंबर 18 हमने बनाया है, वही क्वेश्चन नंबर 18 इसमें पूछा गया है। यानी उन्नत भारत योजना
भारत में ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए IIT जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों के तकनीकी सहयोग से संबंधित है। बहुत डिटेल में हमने इसको डिस्कस किया हुआ है, आप इसे वहां से क्रॉस चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है परमाणु शिखर सम्मेलन। डी सीरीज में ये परमाणु शिखर सम्मेलन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 53 के रूप में, क्वेश्चन नंबर 53वां। और हमने परमाणु शिखर सम्मेलन को अपने वीडियोज में डिस्कस किया है जून 2016 के पार्ट 1 में, और उसी पर आधारित हमने ये क्वेश्चन भी बनाया है। इसकी लैंग्वेज को इसने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। मैंने जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस किए थे उसमें बार बार आपको अलर्ट किया था कि यूपीएससी माइनर से बदलाव करता है, तो हमने जो स्टडी मटेरियल डिस्कस किया है उसी में से क्वेश्चन पूछा गया है। और क्वेश्चन नंबर 53 के दोनों ही ऑप्शन गलत हैं, क्योंकि परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में आयोजित नहीं किए जाते, ये अमेरिका के नेतृत्व में आयोजित किए जाते हैं। इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनईपी और भी संस्थाएं भाग लेती हैं। और दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है, एफएमसीटी आईएए के अधीन काम नहीं करती है। एफएमसीटी संयुक्त राष्ट्र संघ के सीडी के अंतर्गत कार्य करती है, कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मेमेंट। तो दोनों स्टेटमेंट गलत है, आंसर हुआ डी। तो ध्यान रखेंगे, हमने जो स्टडी मटेरियल डिस्कस किया है उसमें ये बात आई है कि पहला परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2010 में अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में हुआ। इन सम्मेलनों को आयोजित करने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति, भूतपूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इस प्रकार की पहल आरंभ की थी। दुनिया के सभी देश इसमें भाग लेते हैं और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां में भाग लेती हैं। इसकी लैंग्वेज को उसने थोड़ा सा बदल दिया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, जीका वायरस। जीका वायरस से संबंधित लगभग संपूर्ण जानकारी हमने 2 वीडियोज में डिस्कस की है। आप इन वीडियोज को दोबारा से सुन सकते हैं। और हमने 2 क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। दोनों क्वेश्चंस में से एक लाइन को इस क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, एक लाइन जिसे हमने डिस्कस नहीं किया है उसे इसने चेंज करके दिया हुआ है। तो जीका वायरस के संबंध में हमने अपने वीडियोज में डिस्कस किया है मार्च 2016 के पार्ट 2 में और अप्रैल 2016 के पार्ट 2 में। मार्च 2016 के पार्ट 2 पर हमने क्वेश्चन पेपर बनाया है, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 में ये बात आई है। और इसी प्रकार अप्रैल 2016 के पार्ट 2 पर आधारित जो क्वेश्चन पेपर हमने बनाया है उसमें क्वेश्चन नंबर 12 में ये बात आई है। दोनों पॉइंट इसमें शामिल नहीं होते, केवल एक पॉइंट इस क्वेश्चन पेपर से पूरी तरह से हमारा मैच करता है कि जीका वायरस एडिस एजिप्टी मच्छर के द्वारा होता है और यह मच्छर डेंगू वायरस के लिए भी जिम्मेदार होता है। यानी डेंगू बीमारी का संचरण भी इसी वायरस के द्वारा होता है जिससे जीका का संचरण होता है। ये लाइन मैंने वीडियोस में बोली है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी मैंने इस लाइन को फ्रेम किया है। एक लाइन यूपीएससी ने बस अपनी तरफ से उसमें जोड़ दिया है, इसलिए इसमें दोनों ही ऑप्शन सही है। आंसर हुआ सी, 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन बनाया क्वेश्चन नंबर 58, राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना नेम या ई नेम इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट पोर्टल, यानी वर्तमान सरकार ने नेम योजना आरंभ की है और हमने इसे डिस्कस किया है जून 2016 के पार्ट 2 में। आप इसे वहां से डिटेल में सुन सकते हैं कि राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना क्या है। यहाँ पर इसके 2 विकल्प दिए हैं, दोनों ही आंसर सही हैं और आंसर हुआ सी, 1 और 2 दोनों। और ये दोनों ही पॉइंट्स मैंने अपने वीडियोज में डिस्कस किए, आप इसको वहां से सुन सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, आईपीआर नीति, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, बौद्धिक संपदा अधिकार नीति। तो भारत ने अपनी पहली बौद्धिक संपदा अधिकार नीति घोषित की है। ये बात मैंने जुलाई 2016 के पार्ट 2 वीडियोज में डिस्कस की है, वहीं से उसी स्टडी मटेरियल को इसमें पूछा गया है। फर्स्ट जो स्टेटमेंट है ये मैंने डिस्कस किया हुआ है, सेकंड स्टेटमेंट डिस्कस किया हुआ है। इस नीति का क्रियान्वयन उद्योग मंत्रालय के अधीन DIPP डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन के अंतर्गत किया जाएगा। और DIPP मैंने इसको ब्लैक बोर्ड पर भी लिखा हुआ है, आप इस वीडियोस को खोल करके देख सकते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट मैंने डिस्कस किए हुए हैं, यूपीएससी ने दोनों स्टेटमेंट पर आधारित क्वेश्चन बनाया है। पूरा का पूरा क्वेश्चन उस तरीके से वहां से पूछा गया है। तो दोनों ही ऑप्शन सही है, आंसर हुआ सी, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर जो 65 पूछा गया है ये हमारे वीडियो में पूछा गया है नवंबर 2015 का पार्ट 2। तो आज मुझे एहसास हो गया
कि मैंने 20 महीने का करंट अफेयर्स क्यों चुना, नवंबर 2015 से ही क्यों चुना, क्योंकि नवंबर 2015 से एक क्वेश्चन पूछा जाना था। और ध्यान रखना नवंबर 2015 में ही ये क्वेश्चन आया हुआ है लघु वित्त बैंक के बारे में। उसके पश्चात 19 महीने के करंट अफेयर्स में ये बात कहीं भी रिपीट नहीं हुई है। इसलिए नवंबर 2015 से हमने ये करंट अफेयर्स की सीरीज आरंभ की थी, वहीं से ये क्वेश्चन उठाया गया है, क्वेश्चन नंबर 65 लघु वित्त बैंक। और इस पर मैंने क्वेश्चन नंबर 5 भी बना हुआ है। मेरे वीडियो से, मेरे क्वेश्चन से ही दोनों लाइनों को पिक किया गया है। जो बात मैंने वीडियो में नहीं बोली है, जो बात मैंने अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में नहीं बनाई है, उस बात को इसने तोड़ मरोड़ करके एक तीसरा विकल्प बना दिया है जो पूरी तरह से गलत है। मेरे दोनों पॉइंट्स इस क्वेश्चन में शामिल किए गए, तो पॉइंट 1 और पॉइंट 2 दोनों इसमें शामिल हो रखे हैं। पॉइंट 3 इसका गलत है, इसलिए आंसर हुआ केवल 1 और 2। पूरी तरह से मेरे वाले वीडियो से इस क्वेश्चन को पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है WEF क्वेश्चन नंबर 84। तो क्वेश्चन नंबर 84 में यह पूछा गया है, निम्न में से कौन विश्व के देशों के लिए सार्वभौमिक लैंगिक अंतराल सूचकांक जारी करता है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। आंसर हुआ ए। मैंने इस बात को वीडियो में डिस्कस किया हुआ है जनवरी 2017 के पार्ट 1 में। जनवरी 2017 के पार्ट 1 में ब्लैक बोर्ड पर छपा हुआ है और मैंने इसको बोल्ड करके बताया हुआ है। आप इसको वहां से सुन सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 मौद्रिक नीति समिति, मॉनेटरी प्लान कमिटी। यह क्वेश्चन भी हमारे वीडियो से और क्वेश्चन पेपर से ही पूछा गया है। हमने इसको मैटर को डिस्कस किया है नवंबर 2016 के पार्ट 2 में, इसे वहां से सुन सकते हैं। ओवरऑल जानकारी मैंने डिस्कस की है और ब्लैक बोर्ड पर छपा हुआ है और इस पर आधारित मैंने नवंबर 2016 के पार्ट 2 पर आधारित एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया है। क्वेश्चन नंबर 5 आप सुन सकते हैं। एज इट इज इस चीज को वहां से कॉपी किया गया है और यूपीएससी ने इसमें थोड़ा सा बदलाव कर दिया है। इसलिए बार बार मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अवेयर कर रहा था कि ध्यान रखना यूपीएससी थोड़े थोड़े बदलाव करता है। तो इसका आंसर क्या हुआ? पहला वाला जो आंसर है इसका केवल एक ही सही है, ठीक है ना। और सेकंड 12 सदस्यीय नियामक आयोग कर दिया है, जबकि 6 सदस्य बता रखे मैंने, पढ़ लेना, मेरे में लिखा हुआ है। 3 आरबीआई से आएंगे और 3 केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री अध्यक्षता में कार्य करता है, ये बात भी गलत है। आरबीआई के गवर्नर की अध्यक्षता में काम करता है और भारत में मुद्रास्फीति को 4% पर निर्धारित करने के लिए ये बनाई गई थी। तो मौद्रिक नीति समिति का ये क्वेश्चन पूरी तरह से हमारे वीडियोस पर आधारित है, इसे आप वहां से सुन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर जो 95 है ये क्वेश्चन हमारे वीडियो से पूछा गया है और मैंने इसे अक्टूबर 2016 के पार्ट 2 में डिस्कस किया है। अभी आप अक्टूबर 2016 का पार्ट 2 सुन सकते हैं और मैंने जितने पॉइंट्स बोले हैं उनमें से 2 पॉइंट्स इस क्वेश्चन में छपे हुए हैं, 1 पॉइंट्स मैंने नहीं बोला है और वह पॉइंट्स इसमें एक्स्ट्रा है। तो क्वेश्चन नंबर जो 95 है, बेनामी संपत्ति लेन देन निषेध अधिनियम 1988 के संबंध में कौन से कथन सही है? तो इसमें पहला जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट इसका गलत हो गया और थर्ड स्टेटमेंट भी इसका गलत है, केवल सेकंड स्टेटमेंट सही है। आंसर हुआ बी, केवल 2। और इसके 2 पॉइंट्स मैंने उसमें बोले हुए हैं वीडियोस में, आप इसको अभी सुन सकते हैं। पहला वाला जो पॉइंट है वो मैंने उस तरीके से नहीं बोला जिस तरीके से इसने थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया है। तो मैं बार बार आपको अलर्ट कर रहा था कि थोड़ा सा माइनर सा चेंज करेगा हमारे स्टडी मटेरियल में और वैसा ही इसने किया है। ये कुछ क्वेश्चंस और हैं, इनमें से ज्यादातर जो क्वेश्चंस हैं मैंने किसी ना किसी वीडियो में आपके साथ डिस्कस किए हैं और मैंने अभी इनको पूरी तरह से देखा नहीं है और कुछ क्वेश्चंस को मैं आपको बता देता हूं कि कहां से पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 31 है ये जीएसटी के बारे में पूछा गया है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और जीएसटी के संबंध में कम से कम मैंने 2 से 3 वीडियोज में पूरा डिस्कस किया है, काफी सारे इस पर क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, आप इसको वहां से सुन सकते हैं। 2 से 3 वीडियोज में जीएसटी पर मैंने ओवरऑल जानकारी को बोल करके बताया है, वहीं से इसने स्टडी मटेरियल को मिला करके थोड़ा चेंज करके क्वेश्चन बना दिया है। एनपीसीआई पर मैंने डाला हुआ है, मार्च 2017 के पार्ट 2 में है ये जानकारी और इस पर मैंने क्वेश्चन नंबर 17 बनाया है, वहां पर ये इंफॉर्मेशन शॉर्ट में आई हुई है और यूपीएससी ने इसमें थोड़ा सा बदलाव कर दिया है। तो एनपीसीआई पर आधारित क्वेश्चन नंबर 29 इसने बनाया हुआ है और क्वेश्चन नंबर 29 का मैं आपको आंसर बता देता हूं।
और इसका आंसर सी है, 1 और 2 दोनों सही है। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड आरबीआई के द्वारा गठित किया गया है। भारत को डिजिटल इकोनॉमी, कैशलेस इकोनॉमी बनाने के लिए एनपीसीआई को जिम्मेदारी दी गई है। एनपीसीआई ने नई रुपे कार्ड स्कीम आरंभ की थी। ये पॉइंट मैंने डिस्कस नहीं किया, ये यूपीएससी ने अपनी तरफ से एडिशनल जोड़ दिया है। पहला वाला पॉइंट मैंने डिस्कस किया हुआ है, क्वेश्चन पेपर में भी ये लाइन लिखी हुई है, तो वहां से इसको इसने मॉडिफाई किया हुआ है। आईओएनएस को मैंने किसी वीडियो में डिस्कस किया है, क्योंकि करंट अफेयर्स की सीरीज बहुत लंबी थी तो मैंने काफी सारे वीडियोस को देखा, मुझे क्वेश्चन मिला नहीं, बाकी बाद में इसको डिस्कस कर दूंगा। इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम, हिंद महासागर में आसपास की नौसेनाओं का जो सम्मेलन होता है भारत के नेतृत्व में, अन्य राष्ट्रों के नेतृत्व में, उसे आईओएनएस कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी मेरे वीडियो से पूछा गया है, किसी ना किसी वीडियो में मैंने इस बात को डिस्कस किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है 68, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये मैटर मैंने डिस्कस किया हुआ है मार्च 2017 के पार्ट 2 में, जहां पर हमने भीम मोबाइल ऐप पढ़ा है। तो भीम जो मोबाइल ऐप पढ़ा है वहीं पर ये बात आई हुई है और इस पर हमने क्वेश्चन बनाया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 17 यानी मार्च 2017 के पार्ट 2 पर आधारित एक क्वेश्चन फ्रेम किया है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में यूपीआई वाली बात आई है कि जो भीम जो मोबाइल ऐप है यूपीआई और यूएनएसएसडी को रिप्लेस कर देगा, उन दोनों के स्थान पर ये कार्य करेगा। क्वेश्चन नंबर 14, S4A, ये मैंने किसी वीडियोज में डिस्कस किया हुआ है शॉर्ट में और मुझे अभी तक ये मिला नहीं है, इसे आप देख लेंगे। बाकी इसका आंसर सेकंड है। आरबीआई ने ऐसे सार्वजनिक उपक्रमों और निगमों के लिए यह प्रोग्राम आरंभ किया है जो घाटे में चल रहे हैं, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, रेस्टोर करने के लिए ये प्रोग्राम उन्होंने आरंभ किया है। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं, इसका आंसर है बी, यानी क्वेश्चन नंबर 14 का S4A जिसमें आया हुआ है स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेच्ड एसेट्स, आंसर बी है इसका। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस स्कीम को आरंभ किया हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 32, BTIA, तो BTIA का फुल फॉर्म है ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। क्वेश्चन नंबर 32 है डी सीरीज में और ये भारत ने यूरोपीय संघ के साथ किया हुआ है। किसी ना किसी वीडियोस में मैंने इस बात को डिस्कस किया हुआ है, क्योंकि मेरे पास रिटन फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन मुझे अभी मिला नहीं है, बहुत जल्दी मैंने इसको डिस्कस किया है। तो आप देख सकते हैं लगभग 20 क्वेश्चंस हमारे वाले वीडियो से और क्वेश्चन पेपर से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूछे गए। कुछ क्वेश्चंस में तो लाइन टू लाइन यूपीएससी में मैच कर रही है, इसलिए हमने करंट अफेयर्स पर जो सीरीज आरंभ की थी वो सीरीज काफी सक्सेसफुल रही। करंट अफेयर्स के जो भी 30 के ज्यादा क्वेश्चन है उनमें से 20 क्वेश्चन हमारे वाले वीडियो से आए हुए हैं, इसलिए लगभग 70% से ज्यादा क्वेश्चंस हमारे वाले वीडियो से कवर किए गए हैं। ठीक है, तो आपने इसको सुना, हमें कॉपरेशन दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आगे आप इस तरीके से सुनते रहिए। बाकी का जो शेष क्वेश्चन है जो मैंने क्लासरूम में डिस्कस किए हुए इंडियन हिस्ट्री के, इंडियन इकोनॉमिक्स के, उनको भी मैं